बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। बात करें पाकिस्तान दौरे श्रीलंका के हवाले से तो आज तरबती सेशन जो है नेशनल स्टेडियम कराची में अख्ताम पजीर हो गया और हमने देखा कि बाकायदा तौर पर कुछ शोखियाँ आज ग्राउंड के अंदर होती हुई दिखाई दी। हसन अली थोड़ा मजाक करते रहे मीडिया के सामने, उसके साथ साथ सरफराज मीडिया से बात की और उसके अलावा अगर हम बात कर लें खासकर मोहम्मद रिजवान की, तो उन्होंने अपने शूज़ जो है दीगर जो प्लेयर्स आए हुए थे प्रैक्टिस सेशन में प्रैक्टिस करवाने उनको तोहफे में देते हुए नजर आए। सारे सूरत हाल पे बात करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बात करने के लिए जावेद इकबाल भट्टी साहब जो सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनके साथ साथ मुनीर अली कादिर साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जो सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनके साथ फरहान फरीद राजू साहब जो इस वक्त अगर हम देख लें तो तमाम ही ग्राउंड्स में और खासकर ग्रास रूट लेवल की जो हम बात करते हैं ग्रास रूट लेवल पर तमाम ग्राउंड्स पर जाकर बाकायदा तौर पर जो मुख्तलिफ पीसीबी के टूर्नामेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं उसको कवर करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। फरहान फरीद राजू साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। फिर बात कर लेते हैं, इस पर फरहान फरीद हमारे साथ तो मौजूद हैं। फरहान साहब सबसे पहले क्या कहेंगे जो तरबती सेशन लगा हुआ? जी तकरीबन 3 दिन हो गए। कराची का मौसम, कराची की गर्मी श्रीलंका से काफ़ी मुवासत लगती है तो लिहाजा अच्छा इनिशिएटिव था क्योंकि लाहौर में बारिशें भी काफ़ी हो रही थी और 2 हफ्ते से कैंप लाहौर में जारी था जो T20 और वाइट बॉल और रेड बॉल दोनों का कैंप लगा हुआ था। लेकिन अब कराची में क्योंकि सिर्फ टेस्ट मैच की वो खिलाड़ी जो कि श्रीलंका का टूर करेंगे उनका कैंप लगा हुआ था कि अच्छी रिवायत कायम की गई और इसके अंदर अच्छा गर्मी भी अच्छी हफ्स भी था तो यही तकरीबन इनको मौसम मिलेगा श्रीलंका के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा इकदाम था कि कराची के अंदर उन्होंने कैंप किया। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बाबर आजम की, बाबर आजम से कुछ सख्त सवाल भी किए गए लेकिन मुझे बाबर आजम के मिजाज के अंदर कुछ तब्दीली नजर आई या वो हज करके आए इस वजह से थी या उन्होंने अपने आप को तब्दील किया है कि कोई एग्रेशन नज़र नहीं आया। सहाफ़ियों के जवाब बड़ी तसल्ली के साथ दिए। हालांकि शुएब जट साहब ने इनसे एक बड़ा सख्त सवाल किया था कि आप जो है मुसलसल टेस्ट मैच हार रहे हैं और मुसलसल सीरीज़ हार रहे हैं, वाइट वॉश भी हुए इंग्लैंड से, आप अपनी होम ग्राउंड पे, क्या ये कप्तानी का फुदगान नहीं है? ऐसा ना हो किसी और को कप्तानी दी जाए अगला अगर आप टेस्ट सीरीज हारते हैं तो बड़ी तसल्ली के साथ जवाब दिया कि हाँ हम अनएक्सपीरियंस साइड थी और काफ़ी तजुर्बा हासिल किया है तो आप कोशिश करेंगे अपनी। बिल्कुल फरहान, कैंप अख्ताम पजीर हो गया है और हम देखते हैं कि बाकायदा तौर पर सबसे पहले तो हम अपने हारिस रऊफ़ को मुबारकबाद देंगे कि वो शादी के बंधन में बन गए हैं और साथ साथ जिस तरह कल उन्होंने अपने साथ दुल्हनिया लेकर आ गए हैं और आज बाकायदा तौर पर उनका वलीमा है तो उसकी भी विनस टीम की जानिब से हारिस रऊफ़ को बहुत बहुत मुबारक हो। मुनीर अली कादरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। मुनीर साहब बड़ा ज़बरदस्त टूर अब अगर हम कह सकते हैं आईसीसी के अगर देखें तो खेलने पाकिस्तानी टीम जा रही है टेस्ट मैचेस की, क्या समझ रहे हैं कि एज ए टीम जिस तरह कमांड बाबर आजम के हाथ में है, फिर सरफराज टीम का हिस्सा है, रिजवान भी टीम का हिस्सा है, आप समझ रहे हैं कि बड़ा पॉजिटिव आपको रिजल्ट शायद नज़र आए? क्योंकि माजी में हमने सीरीज़ 1-1 से बराबर की थी, पहले टेस्ट मैच में हमने 4 विकेटों से, दूसरे में हमें शिकस्त हुई थी 246 रन से। क्या कहेंगे इस पर? और इस दफ़ा थोड़ी सी चेंजिंग ये है कि बाबर आजम बड़े होपफुल हैं कि इस दफ़ा हम सीरीज़ जीत के आएंगे। शुक्रिया शादा भाई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बहैसियत मुसलमान आपको एक ही नज़र आएगी कि ये सब लोग उम्र और हज की हालत से आए। एक तो स्वतः मामला है तो इंसान की फितरत में ख़ास मुसलमान की कि वो सब बहुत ही एहतराम और बहुत ही अल्लाह से दिल जुड़ा हुआ होता है और बहुत ही नरम मिजाज होता है, जैसे कि अभी फरहान भाई ने कहा। तो ये बात सही है कि उन्होंने अपने आप को चेंज हो सकता है भी मुकम्मल ना किया हो लेकिन जिस सरजमीन से आ रहे हैं उसका तकाजा भी यही है कि हम जो है बहुत ही मिलनसारी से, इनकिसारी से, आजिज़ी से और बहुत ही मोहतात अंदाज में और दिल जमई के साथ जो है किसी की बातों का जवाब दें। सेकंड नंबर पे बाबर आजम कप्तान, सरफराज कप्तान और रिजवान कप्तान और मुख्तलिफ फ्रेंचाइज़ के हवाले से एक आध कप्तान और इस पर भी नज़र आ रहा है। तो इस वक्त कप्तानों की जंग नहीं है। देखिए जब से सोशल मीडिया और ये चैनल्स आए हैं ना और प्रोफेशनलिज्म के अंदर प्रोफेशनली जो है क्रिकेट बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी है। इसमें अब वो चीज़ नहीं है जो कुछ साल पहले तक आपने महसूस की होगी, आपस में ग्रुपिंग है, बदमज़गी है, एक दूसरे को उखाड़ पछाड़ नहीं। अब लोगों ने फोकस किया है कि हमने अपने आप को अच्छा करके अपने आप को अंदर रखना है। वो ज़माने ख़त्म हो गए कि आपने लॉबी बनाई और जनाब आप उसे सब्सक्राइब कर जाएंगे, आप कुछ नहीं कर रहे और आप आगे जाएंगे। अब इतना मीडिया फास्ट हो गया है और उसके अलावा भी प्रोफेशनल अप्रोच में काफ़ी तब्दीली आई है। दुनिया भर में भी आपने देखा ऑस्ट्रेलिया और
ये जो अभी मामला हुआ इंग्लैंड के अंदर, वो क्या चीज़ है? वो मीडिया की सारी ये जंग है। अगर देखा जाए तो इससे पहले इस किस्म के एक नहीं, लेकिन मोइन साहब आपकी बात मैं काट रहा हूँ, बड़ी ज़बरदस्त बात आप कप्तानी के हवाले से कर रहे हैं। कल जब कप्तानी में हवाले से बात हो रही थी बाबर आजम से, तो उनसे एक सवाल किया गया सरफराज के हवाले से, तो बाकायदा ज़बरदस्त जवाब उन्होंने साफ़ी को दिया कि मेरी पहली चॉइस है सरफराज अहमद हैं और रिजवान बेशक टीम का हिस्सा हैं, हमें कोई कप्तान अगर ग्राउंड के अंदर वाइस कप्तान ना भी खेलेगा तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सिचुएशन देखकर हम कोशिश करेंगे कि टीम ग्राउंड पे उतारे, तो एक अच्छा साइन है, उन्होंने सरफराज को बैक किया। नहीं, इसलिए कि देखिए सरफराज के जो मामला थे, आपने देखा कि पीसीबी के अंदर जो मामला हो रहे हैं, मुल्क की सतह पर जो हालात पैदा हो रहे हैं, इसमें आप एक चीज़ नोट करें कि लोग जो सर्वाइव कर रहे हैं ना, वो अपने आप को जैसे कहते हैं ना असिस कर रहे हैं, एनालाइजेशन जो है ज़्यादा हो गई है। वो ये कहते हैं कि भाई इस तरह काम नहीं चलेगा, अगर एक आदमी का हक है, राइट है, तो उसको देना है, और अगर नहीं दे सकते तो कम से कम पॉजिटिव अंदाज में उसको पेश करना है। अब ये बात नहीं है कि एक अच्छा खिलाड़ी जो है वो हम आराम से उसको जो है वो डिग्रेड कर दें और उसको पीछे ले जाएं और एक नकारा खिलाड़ी को हम ले आए आगे। सेकंड ये है कि देखिए इस वक्त पाकिस्तान के जो ये 3-4 क्रिकेटर्स के आप नाम ले रहे हैं, हम ले रहे हैं, ये कोई कल के बच्चे नहीं हैं, ना कल के जूनियर्स हैं, ये वर्ल्ड क्लास खिलाड़ियों में शुमार होने लगे हैं, इनका एक मुकाम है, तो इनको ज़्यादा अब एहसास हो गया है कि यार अगर हमें इज़्ज़त मिलनी है तो दूसरों को भी इज़्ज़त देनी होगी। क्योंकि ये यहाँ पर एक बात मैं ऐड करूँगा इसमें कि पीसीबी के जब नजम शेट्टी साहब थे उस वक्त ये टीम का जो है ऐलान हो रहा था, मुख्तलिफ चीज़ें डिसाइड हो रही थी, तो नंबर 1 विकेट कीपर बाबर आजम भी मानते हैं और सरफराज ने साबित भी किया है कि इस वक्त टेस्ट के जो है वो फर्स्ट चॉइस सरफराज अहमद हैं। तो जब आपने एक बंदे को फर्स्ट चॉइस पे खिलाना है, 2 ही टेस्ट मैच, एक टेस्ट की खराब परफॉर्मेंस से आप बाहर तो नहीं कर सकते 2 ही टेस्ट मैच से, तो आपने वाइस कप्तान सरफराज को अनाउंस करना चाहिए था, क्योंकि आपको पता है कि अगर बाबर आजम किसी वैसे टेस्ट मैच है, बहुत सी वजूहत होती है, कप्तान को बाहर जाना पड़ता है, सरफराज टीम में नहीं होंगे तो फिर रिजवान टीम में नहीं होंगे तो कप्तानी तो सरफराज ही करेंगे ना, तो आप उनको बाकायदा तौर पर वाइस कप्तान अनाउंस कर देते तो एक अच्छी रवायत कायम होती कि वाइस कप्तान जैसे पिछली दफा शान मसूद को बनाया था और बाहर कर दिया था, वो अच्छी रवायत नहीं थी। तो इस दफा मैं समझता हूँ कि सरफराज को भी अपना इनपुट, बाबर आजम को भी अपना इनपुट देना चाहिए था और पीसीबी को भी वाइस कप्तान अनाउंस करना चाहिए। बाबर आजम के हवाले से मजीद भी बात करेंगे। एक बात इसमें ऐड कर दूं, जो बात हम कह रहे हैं पॉजिटिव ज़रूर है, लेकिन इसके पीछे कुछ चीज़ें होती हैं। देखें, अगर हम सरफराज अहमद को साथ रख रहे हैं तो अभी 100% श्योर नहीं है कि उनको हम 11 में खिलाएंगे। अगर हम वाइस कैप्टन अनाउंस कर देंगे तो सरफराज शान मसूद या इस किस्म का खिलाड़ी नहीं है कि उसको आप वाइस कैप्टन करके उसको बाहर बिठा लें, 12th मैन कर दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर खुदा ना करे किसी वजह से खौफ पैदा होता है तो उसमें सरफराज का इन 2 मैचों में परफॉर्म कर जाने का मतलब है कि आने वाले वक्त में वो खतरे की घंटी है उन लोगों के लिए जो उनको नहीं चाहते कि वो हमारे पाकिस्तानी टीम के स्क्वाड का हिस्सा हो। तो मैं समझता हूँ कि सरफराज की अपनी वैल्यू है, रिजवान की अपनी वैल्यू है, बाबर आजम ज़रूर कप्तान है, उनकी वैल्यू ज़रूर है इतनी, लेकिन आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया में ख़ासतौर पे जब जावेद मियादाद की सालगिरह के पैगामात आए तो, और अभी तो बहुत ज़्यादा हुआ है कि जनाब जब इमरान खान वर्ल्ड कप जीत के आए तो उसमें एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन, वो गो के कप्तान नहीं थे जावेद मियादाद, लेकिन मियादाद की जहनी सलाहियत और जो उसकी काबिलियत थी उससे फ़ायदा उठा के, तो मेरे ख्याल में इसमें भी अगर किसी वजह खुदा नगर वाइस कैप्टन नहीं बनाया, लेकिन सरफराज की सलाहियतों से फ़ायदा उठाया जा सकता है। बिल्कुल फ़ायदा उठाया जा सकता है। जावेद इकबाल साहब क्या कहेंगे, ज़का अशरफ है अपने बाकायदा तौर पर कमांड संभाल ली है और फिर बहुत सी तब्दीलियाँ भी होती हुई नज़र आ रही हैं उसमें, यकीनन बहुत सी चीज़ें मज़ीद आने वाले वक्तों में भी होती हुई दिखाई देंगी, क्या कहेंगे इस पर? बहुत शुक्रिया। देखिए, ज़का साहब आ गए हैं, सबको पता है कि मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन बनकर आ गए हैं और आपको पता है उनके मामला जो थे जैसे अदालतों में चलते रहे सेठी साहब और उनके मामला, अगर 2-3 दिन और मकसद अगर किसी ने पिटीशन वगैरह नहीं लगाई तो समझ लें कि मकसद ये है कि डील हो गई है, सारी बातें सेट है। अगर ये कुछ हो जाता है तो ज़का अशरफ के लिए काम करना आसान नहीं होगा, क्योंकि ज़का अशरफ साहब आए हैं, देखें वो सीनियर पुराने चेयरमैन रह चुके हैं और उनके दौर में आपको पता PSL स्टार्ट हुई थी, बहुत अच्छे तरीके से क्रिकेट को समझते हैं। वो पहले अपनी टीम लेकर आएंगे, अपनी टीम जब लेकर आ जाएंगे फिर आपको पता चले ज़का अशरफ जो आगे चलेंगे या नहीं। जिस तरीके से आपको पता ये क्रिकेट बोर्ड जो है फुटबॉल हो गया है, इसने पास दिया उसको, उसने पास दिया उसको, इसी तरीके 7 महीने में 3 चेयरमैन चेंज हो गए। तो ये सारी चीज़ें अभी देखनी पड़ेंगी, थोड़े 1 हफ्ता कम से कम वेट करें, वो अपनी आया टीम लाने में कामयाब होते हैं या नहीं, टीम लाने में कामयाब होते हैं या नहीं है। फरहान फरीद साहब, टीम की बात हो रही है, टीम अपनी कोई भी चेयरमैन आता है अपनी टीम लेकर आने की कोशिश करता है। हमने देखा कि हफीज
से रब्ता हुआ, मिसबा से रब्ता हुआ, उसके अलावा मोहसिन हसन खान से रब्ता हुआ, लेकिन इन सब राब्तों में एक नाम शायद है ज़का अशरफ, जो बड़े चहीते उनके माने जाते हैं, शोएब अख्तर। उनका नाम इस पैनल में नज़र आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे इस पर? जी, शोएब अख्तर का नाम सही कहा आपने, नज़र नहीं आया, लेकिन हो सकता है कि कुछ दिनों बाद या कुछ वीक्स के बाद शोएब अख्तर भी मंजर-ए-आम पे आ जाएं। और एक नाम और है, यूनुस खान का भी लिया जा रहा है। यूनुस खान से भी जो है वो कुछ राब्ते हुए हैं और यूनुस खान भी किसी अच्छे ओहदे पे आ रहे हैं। हफीज़, मिसबाहुल हक, इंज़मामुल हक तो 3-4 दफ़ा जो है वो मुख्तलिफ ओहदों पे काम कर चुके हैं, एज अ कोच भी काम कर चुके हैं, तो एकेडमी के साथ भी रह चुके हैं। लेकिन मिसबाहुल हक और ये काफ़ी अरसे तक जो है पाकिस्तान के हेड कोच भी रहे हैं और पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी, दोनों ओहदे एक साथ रखे हुए हैं। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। मिसबाहुल हक भी काफ़ी अर्से तक काम कर चुके हैं, एक नहीं 2-2 3-3 ओहदों पे। एक ज़माने में ये बगैर से एक डिपार्ट से खेले तो उसके कप्तान भी थे और इधर 2 ओहदे रखे हुए थे। तो इस वक्त कोई चेंजिंग नज़र नहीं आ रही। देखिए 4 महीने का टर्नआउट था नजम शेट्टी साहब का, वो था टर्नआउट समझे नून लीग का। तो अब बारी आ गई पीपल्स पार्टी की, तो अब 4 महीने तो इनके पास भी हैं, 4 महीने ये बाकी हैं। उसके बाद फिर कौन सी हुकूमत आती है, इलेक्शन होते हैं, क्या होता है। तो इस वक्त सही कहा जावेद इकबाल साहब ने कि समीउल्लाह और कलीमुल्लाह का गेम जारी है। इस तनाज़ुम में हमने एक बहुत बड़ा नुकसान किया है। नजम शेट्टी साहब जो है वो डील करके आ गए इंडिया से, जिन्होंने जो है वो एक नया सिस्टम लेके आ गया कि इंडिया जो है वो हर विनिंग पोजीशन में आ गया। हमारे पास से एशिया कप भी तकरीबन चला गया, हमारे पास से वर्ल्ड कप भी हम जाके इंडिया में खेल लें। मतलब हमने जो है वो नजम शेट्टी साहब की डील से कोई फायदा नहीं उठाया, क्योंकि वो खुद बैक फुट पे थे, वो क्या फ्रंट फुट पर अटैक करते। यहाँ पर आमिर सोहेल जैसे बंदों की जरूरत है, राशिद लतीफ जैसे बंदों की जरूरत है, शोएब अख्तर जैसे बंदों की जरूरत है। ऐसे बोल्ड लोग आएंगे तो काम होगा, क्योंकि वो लोग जो है वो किसी तरीके से कंप्रोमाइज नहीं करते। वो मिसबाहुल हक नहीं है, वो हफीज नहीं है, वो ऐसे लोग नहीं है। ऐसे लोगों को लाया जाएगा कि जो कंप्रोमाइज करेंगे, जो लोग डील करेंगे, जो लोग काम उनकी मुताबिक करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि ज़का अशरफ साहब की टीम में अब तक कोई ऐसा बंदा है। बिल्कुल, अब तक कोई ऐसा बंदा है। हफीज के हवाले से मुनीर साहब है, एक बात पूछ लूं कि हफीज अब ऐसे पहली दफा वो अगर सिलेक्शन कमेटी के किसी ओहदे पे फाइज होता है तो फायदा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को होता नजर जरूर आएगा। देखिए मेरे ख्याल में हम लोग तारीख का अगर मुताला करें तो आपको ये बात मालूम होगी कि हमेशा जब भी एडहॉक सिस्टम आता है ना, तो हम उन लोगों को लेते हैं, यानी एज ए चेयरमैन या चीफ, जो थोड़े अरसे के लिए उनके काम आए और अगर फेल भी हो जाए तो उनको कोई नुकसान ना हो और ना इदारे को हो। और ये बात भी हुई हफीज़ के लिए, आप बहुत बातें करते थे, हफीज़ के अंदर इतना बड़ा उसका एक नाम है, तो जाने वाले को जो कमेटी अपनी वापस जाएगा और दूसरी कमेटी आएगी तो उसको इतनी कंफर्मेशन होगी कि भाई हफीज़ की वजह से हुआ है। देखिए अभी नाम बहुत से आ रहे हैं, शोएब अख्तर का, आमिर सोहेल का, राशिद लतीफ़ का, ये वो लोग हैं जो परमानेंट कहलाते हैं। आप चाहे इनको अभी इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन ये जब भी आएंगे परमानेंट लेवल पे आएंगे, 1 साल 2 साल 3 साल और मुख्तलिफ सीरीज़ के लिए आएंगे। वजह यह है कि इनके अंदर एक वज़न है और जो अब आ रहे हैं वो वक्ती तौर पे आ रहे हैं। और मज़े की बात जो अच्छा वक्ती तौर पर मुनीर साहब है, लेकिन हम देखते हैं कि ज़का अशरफ साहब गैर मुल्की कोचेस को भी पसंद नहीं करते। देखिए आपको एक बात बताऊँ, बहुत चुपती भी है, बारीक सी है, और शायद नाक़दीन मेरे ख़िलाफ़ बात करेंगे इस हवाले से कि ज़का अशरफ नजम सेठी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नजम सेठी ब्यूरोक्रेट लेवल के बंदे हैं और वो कंप्रोमाइज़ करना जानते हैं, और ज़का अशरफ साहब की जो मेंटलिटी है वो पीपल्स पार्टी और ज़रदारी साहब के साथ रिलेशनशिप की है, और वो सिर्फ अपनी कामयाबी ज़रूर चाहेंगे, लेकिन उनके अंदर वो चीज़ नहीं है जो नजम सेठी के अंदर थी। नजम सेठी ने, ठीक है हम नजम सेठी के ख़िलाफ़ बात कर सकते हैं या उनके जो अहकामात हैं या उन्होंने जो बात की, लेकिन उसके अंदर एक वजह है बहुत बड़ी। पाकिस्तान इस वक्त जिस माशी हालात में खड़ा हुआ है ना, उसमें आप कोई बहुत ज़्यादा अपने आप को महसूस नहीं करवा सकते कि जी हम बहुत टॉप लेवल पे हैं। और ये बहुत अहम बात मैं कहने जा रहा हूँ कि हमें अपने आप को देखना चाहिए हम किस लेवल के हैं, उसी लेवल पे हम जाके अटैक करें। हम लोग करते क्या है, क्या हमें मालूम है कि हमारा इतनी वर्थ नहीं है, लेकिन हम जाके अटैक कर देते हैं, फिर वापस हमें रिटर्न आना पड़ता है। उसमें क्या होता है कि हमारे गोल पे गोल हो जाता है। सेकेंडली जो अभी आपने मैनेजिंग कमेटी देखी है, तो नजम सेठी साहब के बाद जो ये 4 महीने आए हैं, ये बिल्कुल उन्होंने सही कहा है कि ये सिर्फ एक टर्न बाई टर्न जो है ना कि बारी ले रहे हैं। अब इसमें जो एक कानूनी शिक है वो ये है कि ग्रेजुएट के बगैर जो है पीसीबी का चेयरमैन नामजद नहीं हो सकता। अब जब पीसीबी के चेयरमैन नामजद होता है, ज़का अशरफ साहब अभी फिलहाल नहीं आते। अब इस वक्त ये पोजीशन आएगी कि 4 महीने इनसे काम करा के 6 महीने 3 महीने अदालतों केस भी माइनस हो जाएंगे, और उसके बाद एक नई कमेटी कायम होगी और वो कमेटी ये फैसला करेगी कि ग्रेजुएशन की जो शर्त है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि ये हुकूमत मौजूद रहे। अगर पीपल्स पार्टी का पल्ला भारी रहा तो ये से ख़त्म करके नजम ये जो ज़का अशरफ है कंटिन्यू करेंगे डेमोक्रेसी के लिहाज से। लेकिन जो मज़ा आ रहा है वो ये है कि डेमोक्रेसी के नाम पे जो हम डिक्टेटरशिप ला रहे हैं,
जो हम बार बार 6-7 महीने के अंदर, मैं समझता हूँ कि इतना तो मेरे ख्याल में किराएदार भी अपने मकान तब्दील नहीं होता जितने चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेंज हो। क्रिकेट बोर्ड ने मजाक बना लिया है, और हमारी हुकूमत जब तक इससे अलहदा नहीं होगी, सही मानों में डेमोक्रेसी नहीं आएगी। हमें अफसोस इस बात का है कि कराची जैसे 2.5-3-3.5 करोड़ की आबादी की इतनी बातें होती हैं, न पिछली मैनेजिंग कमेटी के अंदर उसके किसी मेंबर को रखा गया इतने बड़े सेटअप में, और ना इस दफ़ा रखा गया। अब जिस इलाके से उन्होंने एक बंदा लिया है, वो उसकी जो खिदमत है उसको हम खुदा ना करे कम नहीं कर रहे, लेकिन आप ईमानदारी से बताइए कि टंडो आदम, टंडो वाला यार, इवन हैदराबाद, इस लेवल पे जब हम एक मैनेजिंग कमेटी बनाते हैं तो कराची का और लाहौर का कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है। क्रिकेट आपने बड़ी खिलानी है, बड़े लेवल पे करानी है, जिनका अपनी डिस्ट्रिक्ट लेवल का सिस्टम नहीं है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, उनको आप मैनेजिंग कमेटी के जरिए से आप अंगूठा छाप लोगों को लाए हैं, एक कमेटी बना के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसले। और एक आखिरी बात बहुत ज़बरदस्त जो हंसी की है कि जब ICC के लिए राना साहब ने इनका नाम लिया और फ़ौरन ही बैक हो गया, तो जो कमेटी बनाई गई है इसलिए बनाई गई ICC के इजलास में शिरकत करवानी है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल मुनीर साहब इस पर मजीद बात करेंगे। उन्होंने हमने डिस्ट्रिक्ट की बात की, आपके पास वापस आते हैं तो इस पर मजीद बात भी करेंगे। जावेद साहब, कमेटी चेंज हो गई, चेयरमैन नया आ गया, कप्तानी पे फ़र्क आप देखते हैं कि पड़ता हुआ नज़र आ रहा है टेस्ट मैचेस के अंदर, क्योंकि काफ़ी बातें बाबर आजम के हवाले से टेस्ट मैचेस पे हुई कि उन्हें कप्तानी से हटा दिया जाए, 1-2 फॉर्मेट में वो कप्तान रहे, एक फॉर्मेट से कप्तानी हटा दी जाए उन्हें। मोइन भाई, इसमें देखें एक तबका ऐसा ज़रूर है जो चाह रहा है कि बाबर आजम से जो है ना रेड बॉल की कप्तानी वापस ले ली जाए और सरफराज को दे दी जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है, सरफराज सबसे बेहतरीन कप्तान गुजरा है पाकिस्तान का। उसने आपको चैंपियन ट्रॉफी जितवाई है, लगातार 11 सीरीज़ T20 की जितवाई हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल वो इसका एहलियत रखता है। लेकिन अगर आपने वर्ल्ड कप से पहले बाबर आजम को छेड़ा तो ये हमारी क्रिकेट के लिए बहुत नुकसानदा होगा, क्योंकि आगे अहम इवेंट आ रहे हैं और इसका जो फैसला होगा, अभी टीम जो न्यूजीलैंड जा रही है वहाँ जो 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे श्रीलंका के साथ, उसमें परफॉर्मेंस देखिएगा। अगर उसमें कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आता बाबर की परफॉर्मेंस में तो ये आप भूल जाएं। मैं नहीं समझता कि बाबर आजम जो है वो कप्तानी से हटाए जाएंगे, और मेरी अपनी ख्वाहिश भी है कि कप्तानी को बिल्कुल सही कर रहा है, बहुत अच्छी टीम लेकर चल रहा है। और जिस तरीके से अभी राजू भाई ने बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो सवालात बाबर आजम से किए गए, जो फरीज़ा हज अदा करने के बाद वो डायरेक्ट कैंप में ही आए, और उनका आप बॉडी लैंग्वेज देखें, उनका लहजा देखें, बिल्कुल चेंज हो गया। देखिए अल्लाह ताला हो सकता है जो वहाँ से आता है कुछ ना कुछ चेंजिंग तो आती है, नहीं तो आपको पता है जिस तरीके से शोएब जट ने सवाल किया था तो बाबर आजम उसका गुस्सा भी इजहार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मीडिया पे नहीं किया, तरीके से किया। उन्होंने कहा ये कप्तानी का मामला है, जो बोर्ड जाने वो आप उनसे पूछें, मेरा मतलब सिर्फ टीम का है, ये चीज़ें। और फिर आप जिस तरीके से कह रहे हैं ये बोर्ड हमारा चलता आ रहा है, क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल टीम का, इस पे मजीद भी बात करेंगे। फरहान फरीद राजू, जब बात हो रही थी टीम के वर्ल्ड कप के हवाले से स्कॉट की, तो उन्होंने कहा, बाबर आजम ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि मेरे जहनों में 25 से 30 लड़के ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन वो 25-30 लड़के की गिरदी पाकिस्तान क्रिकेट टीम घूमती भी नज़र आ रही है। क्या कप्तान पहले से सोच कर रखा हुआ है उन्होंने कि हमने जो है 20 से 25 लड़कों का, इन्हीं 20 से 25 लड़कों का कैंप लगाना है? देखिए 1 साल पहले से ही जो है वो कप्तान के सिलेक्शन कमेटी के जहन में होता है कि हम इन 20 लड़कों से 25 लड़कों में से, लेकिन पाकिस्तानी टीम तो वाहिद है जो आखिरी लम्हात में सारी चीजें करती दिखाई देती है। आपने देखा लास्ट T20 वर्ल्ड कप में हमें मिडिल ऑर्डर के लिए भी आखिरी लम्हात तक हर कोई बात करता रहा, मिडिल ऑर्डर पे बात के फला बंदे को भेजा जाए, फला प्लेयर्स को खिलाया जाए, लेकिन उस पर तो आखिरी तक जो है एतमाद नहीं किया गया नौजवान प्लेयर्स पर। जी यहाँ पर तो बिल्कुल 16 लोगों की टीम का ऐलान हुआ था, उसके बाद भी चेंजिंग हो जाती है और टीम जाने के बाद भी चेंजिंग हो जाती है, ऐसा भी हुआ है। लेकिन एक नॉर्मल रूटीन बता रहा हूँ, प्रैक्टिस ये होती है कि आपने 20 लड़कों का नाम देना होता है, जो आप पहले वर्ल्ड कप से 1 महीना पहले देते हैं 20 लड़कों का नाम, उसमें से आपने जो है वो 16 लड़के की चॉइस करनी होती है। तो आपके जहन में 25 लड़के होते हैं, आपको पता है ये मेरे 6 फास्ट बॉलर हैं, इसमें से मैं 4 फास्ट बॉलर को जो है वो वर्ल्ड कप में लेके जाऊंगा। ये 4 स्पिनर है जिसमें से 3 स्पिनर हमारे खेलेंगे।
ये हमारी बैटिंग ऑर्डर है जिसमें से हमारे ये 4 ओपनर है, इसमें 2 ओपनर खेलेंगे। आपके जहन में हर चीज़ होती है, लेकिन उसके साथ साथ परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए। ये लड़के परफॉर्म करेंगे क्योंकि इनफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। वर्ल्ड कप में जो लड़के जाएं उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। हमने एक तजुर्बा कर लिया आसिफ के ऊपर, खुशदिल शाह के ऊपर और मुसलसल हैदर अली पे मेहनत करते रहे। ये हमारे चीते हैं, ये हमारे टाइगर हैं। आपने ये नहीं देखा वो फॉर्म में नहीं थे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन था। आपने उनको पूरे मुसलसल लोग तनकीद करते रहे, लेकिन आपने उसको पॉजिटिव नहीं दिया। और जब वो वर्ल्ड कप में गए तो उनकी परफॉर्मेंस भी बिल्कुल ही बेकार थी और यहाँ तक कि आखिरी मैचों में उनको कंसल्टेंट नहीं किया गया कि किसी के मैच में भी खेलेंगे। सबके जहन में ये था कि पाकिस्तान की जो है वो 12 रन टीम खेलती है। तो ऐसा नहीं हो, आप परफॉर्मेंस पे देखें। आप देखें टेस्ट मैच की बात हुई तो टेस्ट मैच बिल्कुल डिफरेंट है इस वक्त। हाँ, टेस्ट मैच इस वक्त आईसीसी ने चैंपियनशिप रखी है पॉइंट्स टेबल के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। हर टेस्ट मैच आपको अब पॉइंट्स के लिहाज से खेलना होता है। तो पाकिस्तान की टीम को ये ध्यान रखना है, ये 2 टेस्ट मैच जो है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के पॉइंट्स टेबल के लिहाज से पाकिस्तान को दोनों मैच जीतने। श्रीलंका की टीम इस वक्त जो है वो बहुत कमजोर साइड है। हाँ, कंडीशन उनकी फेवर में जरूर होगी, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग ऑर्डर बहुत मजबूत है, बॉलिंग बहुत मजबूत है। स्पिनर वहां पर पाकिस्तान के पास देखते हैं क्या परफॉर्म करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की वाइट बॉल की क्रिकेट इस पर सबसे बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। बाबर आजम को वर्ल्ड कप तक का पूरा मौका देना चाहिए। उसके बाद अगर परफॉर्मेंस डाउन हो तो जरूर इनका भी इम्तिहान होना चाहिए। जरूर इनका भी जो इम्तिहान होना चाहिए। मुनीर साहब, इंटर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, आप क्या कहेंगे? क्योंकि इस वक्त हम देखते हैं कि इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट भी जारी है और उसके साथ साथ दीगर शहरों के अंदर भी इसके इवेंट अगर देखें तो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे इसमें? देखिए, सिंध के अंदर खुसूसन मैंने इंटर डिस्ट्रिक्ट के कई मैच पूछे हैं, देखे हैं, स्कोर शीट देखी हैं। कराची का तो अपना सिस्टम बता चुके हैं हम लोग, जो जोन 7 जो है विनर हुई है और जोन 2 जो है वो सेकंड नंबर पे आई। इसी तरीके से हैदराबाद रीजन के अंदर जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट आई है और सेकंड पोजीशन पे बदीन आई है। जो इस मरतबा महसूस किया गया है, बल्कि अमलन देखा गया है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस उन जगहों से आ रही है कि जहां लोग समझते नहीं थे क्रिकेट वहाँ होती होगी। और बदीन जैसी जगह से, मीरपुर ख़ास से, टंडो आदम से, शहदादपुर से, जामशोरों से, कोटरी से, दादू से, मतलब इवन उन जगहों से, शिकारपुर, कोई भी जगह आप उठा लें, 90% परफॉर्मेंस बच्चों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दी है। और मैं समझता हूँ कि ये एक ज़माने में जब हम कराची और लाहौर की बड़ी बड़ी बातें करते थे ना कि हमारी जो टीम है वो 90% कराची लाहौर के खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होती है, फिर बाद में जो है वो आपको मालूम है केपी ने जगह ले ली और पेशावर और वहाँ के खिलाड़ी ज़्यादातर आ गए और लाहौर कराची के जो है हिस्सा कम हो गया। अब मुझे लगता है ये कराची का खुसूसन और दीगर शहरों का, बड़े शहरों का हिस्सा कम हो जाएगा। जिस तरीके से अंडर 19 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस खिलाड़ियों ने दी है। अब इसमें 2 बातें कमज़ोरी मुझे नज़र आई। वो ये आई कि जिस तरीके से बच्चों ने परफॉर्म किया उनको हाईलाइट नहीं किया गया। हमारा टीवी जो है किसी भी लेवल के, जो हमारे टीवी चैनल्स हैं, ये बच्चों के थोड़े थोड़े मैच अगर दिखाएं, उनको भी इंटरव्यू दिखाएं, क्लिप दिखाएं, तो इससे उनका मोरल भी हाई होगा और दिलचस्पी भी मज़ीद बढ़ेगी। सेकंड नंबर पे मैं यहाँ जो है वो रुस्तमानी साहब एक हमारे हैं, करम फरमा, शहजाद बुज़दार हैं और इस किस्म के दीगर इंटीरियर में जो है बात कर रहे हैं, खोसू हैं, XYZ काफ़ी लोग हैं, नाम जिनके मैं पूरे ले भी नहीं रहा। तो उन्होंने ग्राउंड के अंदर जो काम किया है ना, देखें पिचेज और जो उन्होंने ग्रासी ग्राउंड बनाए हैं, खुद मेहनत की है, उसकी वजह से वहाँ का टैलेंट बहुत ज़्यादा उभर के आया है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त मौका है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिंध रीजन के अंदर हो और दूसरे शहरों में भी और दूसरे सूबों में भी वो एक ऐसा सिस्टम कायम कर दे कि उनका इनिशियल एक फ़ंड कायम करे। उस फंड के ज़रिए उन बच्चों को यही 25-30, जब वहाँ पाकिस्तान लेवल में 25-30 का स्क्वाड है, तो इसी तरह हर सूबे के अंदर 25 से 30 बच्चों का स्क्वाड बना के जो परफॉर्मर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, उनका ग्रुप बनाया जाए, उनको जो है ग्रूम किया जाए इस टैलेंट को और उसको ज़ाया न करें। होता ये है कि हम लोग ये टूर्नामेंट खिलाते हैं, बच्चों की आवभगत करते हैं, एक आध हम उनको सूविनर दे देते हैं, कोई कैश अवार्ड दे देते हैं, उसके बाद वो बच्चे जो है अगले साल तक के लिए माइनस हो जाते हैं। मुनीर भाई, ये जो सिंध प्रीमियर लीग होने जा रहा है, तो आप क्या देख रहे हैं इंटीरियर से? जिस तरह बदीन हो गया, हैदराबाद हो गया, जो मीरपुर खास हो गया, आपने जिन शहरों के नाम लिए और वहाँ के क्रिकेट साहब भी आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा टैलेंट उभर कर सामने आ रहा है, आया के जो सिंध प्रीमियर लीग हो रहा है, इन बच्चों को रेफर किया जाएगा उन टीमों में? उसमें जो मैं समझता हूँ सिंध प्रीमियर लीग थोड़ा सा इससे हटके है। अभी पहले फेज में इतना ज़्यादा इनको हाईलाइट नहीं मिलेगा, लेकिन मैं जो इंटर रीजनल जो 19 टूर्नामेंट होगा, मेरी ख्वाहिश है, अपील भी नहीं है, जाहिर बात है हमारा उसमें डायरेक्ट कंसर्न नहीं है, ख्वाहिश है कि इन बच्चों को जो 3-4 भी अगर इस पे से निकल आए तो उनको सिंध प्रीमियर लीग का
बाकायदा हिस्सा होना चाहिए और इस बार सिंध की क्रिकेट को उठाने का वक्त आ गया। उठाने का वक्त है। दूसरी तरफ इंटर डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें फरहान साहब, हमारे जराये के मुताबिक जो हमने जराये हैं हमारे, उनके मुताबिक जो इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट चल रहे हैं यहाँ ये बातें हो रही हैं खिलाड़ियों को अपॉर्चुनिटी देने की, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि टीमों के अंदर तो 9 प्लेयर्स खेल रहे हैं, पूरी टीम भी तैयार नहीं हो रही है। जी बिल्कुल सही आपके जराए हैं, बिल्कुल सही। आज ही की रिपोर्ट है ये कि आज नए फॉर्मेट से इस दफा जो है सीनियर डिस्ट्रिक्ट शुरू हुई है। अंडर 19 खत्म हुई है, अंडर 19 में एक बेहतरीन प्लेयर हमें दरियाफ्त हुआ है अब्दुल्ला आलम, जिसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। तो अगर हमें एक लड़का भी ऐसा मिलता है कि जो कराची और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकता है तो उसको भी हमें संभालना चाहिए। अच्छा, सीनियर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज ही एक वाकया हुआ कि जोन 5 के अंदर 48 लड़के चुने गए थे, यानी कि 4 टीमें बनाई थी 12-12 ग्रुप की। और ये जरूरी नहीं था क्योंकि कई डिस्ट्रिक्ट ने जो है अपने 55 और 60 लड़के भी खिलाए और ये खिला सकते हैं, ये प्रैक्टिस मैच है। आपने 48 लड़कों की टीमें बनाई, उसमें 12-12 लड़के थे। तो आज ये वक्त आया कि लांडी जोन 5 के अंदर एक टीम में 7 लड़के खेल लेते और एक टीम में 9 लड़के खेल लेते। वो लड़के फील्डिंग पे उतर गए जिनके नाम जो थे वो सिलेक्टेड थे, 7 लड़कों में फाइनल लिस्ट में आ चुके थे, जिसमें अरसलान बशीर तो थे, वो फील्डिंग में उतारे गए क्योंकि लड़के बहुत कम शॉर्ट थे। वहां पर ना खिलाड़ियों के लिए लंच का इंतजाम था, ना ठंडा पानी का इंतजाम था और ना वहां उनके कुछ सीनियर। अच्छा, मैनेजमेंट कहाँ थी फिर? मैं ये कह रहा हूँ, देखिए और जोनों में मैंने देखा है कि कुछ ऑफिशियल मैच देखने के लिए आ रहे थे, लेकिन जोन 5 के अंदर ना कोई उनका सीनियर बंदा ऑफिशियल मौजूद था। हाँ, खालिद नफी साहब 1-2 मैचों में वहां पर आए थे, इसके अलावा सईद जब्बार साहब ना थे, ना वहां प्रेसिडेंट साहब थे, ना उनके और आला ओहदेदार थे। इसी तरह दूसरे जोनों की बात करूं तो मजर ऐवान साहब मौजूद थे, अपने जोनों में आ रहे थे, मैं देख रहा था स्टूडेंट ग्राउंड पे भी वो पहुंच रहे थे और मुख्तलिफ ग्राउंडों में आए थे। लेकिन और जोनों पे उनके जो मैं तो ये कहता हूँ कराची सिटी क्रिकेट की जो आला ओहदेदार है, जो कमेटी बनाई है, वो मुख्तलिफ जोनों में जाके खिलाड़ी को सिलेक्शन देखते हैं, क्रिकेट का म्यार देखते हैं, इस गर्मी के अंदर क्या क्रिकेट हो रही है, और जो अपने जोनों के ऑफिशियल है वो आके मैचों को देख रहे हैं। सिलेक्शन कमेटी प्रॉपर वहां पर आ रही है, खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को। आपने कहा कि 48 लड़कों में से हम 7 लड़के तो ले चुके हैं, नहीं 7 लड़के पहले से ले चुके हैं और 13 लड़के और लेने। वो लड़के किस तरह लेंगे, कौन परफॉर्मेंस की जब तक आई देखने वाले मौजूद नहीं है ग्राउंड के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता। देख रहा हूँ मैं, लड़कों की परफॉर्मेंस देख रहा हूँ और अपने पास नोट भी कर रहा हूँ, मुख्तलिफ ग्राउंडों पे शीटें भी देख रहा हूँ, लेकिन आया कि उन जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं वही होंगे जो पहले सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेल चुके हैं, तजुर्बे की बुनियाद पे उनको ले लिया जाएगा। ये भी एक सवालिया निशान है। बिल्कुल सवालिया निशान है। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट के हवाले से, मज़ीद और भी बात कर लेते हैं। फरहान फरीद जिस तरह जिक्र कर रहे थे कि आप प्लेयर्स के हवाले से, और फिर अगर मैनेजमेंट का कोई बंदा ना हो और फिर सेशन का बंदा वहाँ पर मौजूद ना हो तो बहुत से प्लेयर्स शायद उनकी परफॉर्मेंस भी निगाह के सामने नहीं होती, जिसके बेस पे शायद हम समझते हैं कि अगर कोई लड़का परफॉर्म भी कर दे और उसके बाद वहाँ पर वो आई मौजूद ना हो जो सिलेक्ट करने वाली हो, तो बच्चा तो नुकसान में रहेगा ना, क्योंकि वो परफॉर्म कर रहा है, बाद में अगर अगले मैच में उसने परफॉर्म नहीं किया तो वो चीज़ तो नज़र नहीं आती दूसरों को। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं जोन 4 के अंदर जब गया तो हनीफ आज़ाद सेंचुरी बनाई, मैंने पूरा मैच उसकी इनिंग रिकॉर्ड की और बाकायदा तौर पर मैंने सोशल मीडिया पे भी डाली और उन लोगों को दिखाया कि इस लड़के ने परफॉर्म किया है। कल को अगर उसकी बैटिंग देख के कोई मुतासिर होता है या किसी को ये पता चलता है इसने सेंचुरी बनाई थी और उसको ड्रॉप कर दिया जाता है, उस जोन में अभी तक कोई सेंचुरी नहीं बनी और वो लड़के हो जाते हैं जिन्होंने 50 या 60 रन किए और वो लड़का नहीं होता जिसने सेंचुरी की है, तो हम कल इसके लिए बात कर सकते हैं। और जोन 4 में मैंने देखा कुछ ऑफिशियल वहाँ पर आए जिसमें तौसीफ सिद्दीकी साहब थे, आसिम जहूर थे, उनके कुछ ऑफिशियल मुसलसल ग्राउंड में आ रहे हैं, इनके जितने भी कोचेस हैं, मैनेजर है, चाहे उनके मैच हो ना हो, लेकिन वो ग्राउंड में आ रहे हैं। तो इसी तरह मैं चाहता हूं कि जिनके पास टाइम है, जिनको ओहदे दिए हैं, जिनको इस लाइफ समझा गया है, तो वो जाके देखें बच्चों को, और वहां पर बच्चों को भी इंकरेजमेंट होती है कि हमें कोई देखने के लिए आया है, वो जज्बा बढ़ाते हैं और परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो यही रॉ मटेरियल आगे जाके पाकिस्तान या कराची का नाम, मुनीर भाई ने कहा कि कराची से और यहाँ से इतना टैलेंट नहीं आ रहा, टैलेंट ना आने की कुछ वजूहत है, वो भी हमें, जहां तक लड़कों का कसूर है, जहां मेहनत नहीं कर रहे, तो उसमें ऑफिशियल का भी कसूर है कि बिल्कुल ऑफिशियल का भी कसूर है। इसमें मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त अब टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर लिया है अली हसन ने, सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर है। अली भाई क्या कहेंगे, नेशनल स्टेडियम कराची में आज जो है तरबियती सेशन अख्ताम पजीर हुआ और हमने देखा कि बड़ी शौकियाँ आज ग्राउंड्स के अंदर नजर आई। तरबियती सेशन के अंदर रिजवान ने शूज़ दिए, सरफराज ने थोड़ी सी मीडिया से बात की और उसके साथ साथ अगर हम बात कर लें दीगर
प्लेयर्स के हवाले से तो बड़े घुल मिलकर नजर आ रहे थे, और फिर सबसे बढ़कर हारिस रऊफ की कल शादी हुई है, क्या कहेंगे? देखिए 4 दिन का जो कैंप कराची में लगा था वाकई में वो आज नाम पजीर जरूर हो गया, लेकिन इन 4 दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तमाम खिलाड़ियों ने भरपूर अंदाज से जो है मेहनत की। देखिए कल भी मैं ही बात कर रहा था, स्किल डेवलप किए गए, नए शॉट की प्रैक्टिस की गई, बॉलर जो है विदाउट कोच, जो कि मोहम्मद मोंकल अभी नहीं है, दुबई में इनको ज्वाइन करेंगे, उनके एब्सेंस में जो है बॉलिंग प्रैक्टिस करते रहे मुख्तलिफ अंदाज से, कब यॉर्कर करनी, कब बाउंसर, कब अपना जो है गुड लैंड पे बॉलिंग करनी है, लाइन बरकरार रखनी है, हर चीज को फोकस कर रहे थे। कप्तान बाबर आजम समेत सरफराज जो है वो अपना विकेट कीपिंग कर रहे थे, इससे बाकी में तौर पर वाज़ेह हो गया कि वो जो है मैच में जरूर अपना प्लेइंग लेवल का हिस्सा बनेंगे, जबकि उनके रिजवान जो है ज्यादा स्लिप में फील्डिंग करते हुए दिखाई दिए। तो हर कोई यही चाहता था कि बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस पेश करे और अच्छी तैयारी करके श्रीलंका जाए, क्योंकि ये टूर जो है बड़ा काउंटेबल है पाकिस्तान टीम के लिए। एक तो आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप की पार्ट भी है, उसके साथ साथ आगे चल के जो श्रीलंका में एशिया कप के मैचेस होने हैं उसकी प्रिपरेशन है, क्योंकि कंडीशन को समझना हर खिलाड़ी की जरूरी है, चाहे वो वनडे में शामिल हो ना हो, लेकिन हर किसी ने तो यही सोच की थी कि अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन आगे चल के नाम आएगा। अच्छा, शौकियों की बात हो रही है, आज तरबती सेशन में तो हसन अली बड़ा मरकज रहे आज कैमरे के, और उन्होंने जो है बाकायदा तौर पर मुखातिब कर मीडिया के लोगों को कहा कि मेरी फुटेजेस बनाए वो कैचेस की, और कैचेस भी बड़ी जबरदस्त ले रहे थे। हसन अली की तो एक लाख हम लोग यूज करते हैं आम जबान में फंटर गिलियां जो होती हैं, जो शौकियां वो करते रहते हैं, तो एक जॉली टाइप का बंदा मस्ती मजाक में जब खेल में ये सब चीजें करते हैं, मैच हो इंटरनेशनल या डोमेस्टिक हो। तो हमारे दोस्त शाजिद जो है वहां पे खड़े वीडियो बना रहे थे, तो अचानक से कोई चीज हुई, कैच पकड़ लिया, तो उन्होंने कहा भाई यहाँ पे वीडियो बना लो और लोगों को बताना जो मुझ पर तनकीद करते हैं कि मैं कैच पकड़ना नहीं चाहता, तो इनके लिए सबूत है। चले वो अगर मस्ती मजाक चलती रहती है। रिजवान की बात है वही है, कल जो है वो नेट पे जो है नेट बॉलर तो उसको कह रहे थे कि मुझे आउट करके दिखाओ, तो बैट के अलावा जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। बैट तो जाहिर सी बात है उनके लिए अहमियत का हामिल होता है, इसमें उसका हाथ सेट होता है, खेलना भी चाहिए। तो आज वही हुआ, एक लड़का था अब्दुल हादी, उसने बॉल की आउट तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो है उसको हौसला बढ़ाने के लिए पहले ग्लव्स दिए, तो उसने रिक्वेस्ट की ग्लव्स नहीं, अगर आप मुझे अपने स्पाइक्स देते हैं, क्योंकि ये स्पाइक्स बहुत महंगे होते हैं, ग्रीनिकल्स कंपनी जो बहुत इंटरनेशनली बेस्ड अच्छे प्रोडक्ट बनाती है, तो एक अच्छी क्वालिटी के शूज उसको उसने तोहफे में दिए, और लड़का बड़ा खुश होता हुआ दिखाई दे रहा था कि यार वाकई में मुझे एक बड़े खिलाड़ी ने जो है एक तोहफा दिया है, वो भी यादगार। अब मैं सरफराज के बारे में बात करता हूँ, साथ साथ में यानी कि हेड कोच है ग्रैंट ब्रैडबर्न, उनके बारे में बात करूंगा कि दोनों जो है एट द एंड ऑफ द डे जो है उन डेड बॉलर्स के पास भी उनसे हाथ मिलाया, तस्वीरें खिंचवाई। फिर सरफराज से भी हमारे दोस्त महमूद भाई ने सवाल कर लिया, तो उन्होंने बोला भाई ये वो नेट बॉलर थे जो पाकिस्तान टीम की आमद से पहले स्टेडियम में मौजूद थे। इतना 4 दिन से कराची का जो वेदर आप भी जानते हैं कि बिल्कुल हब्स है, गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, माने के बादल हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद काम और परफॉर्म करना आसान नहीं होता इस मौसम में। तो ये लड़के सुबह आते, तो ये बड़ी अच्छी बात होती है, और कोई बड़ा खिलाड़ी वही होता है जो दूसरों का हौसला भी बढ़ाए। तो उन सबसे मिलकर गए थे और ये दिन इस तरह से चलता रहता आज। अच्छा अली हसन, ये तो हो गई तरबती सेशन की बात है, थोड़ी सी बात कर लें। रमीज राजा वापस कमेंट्री बॉक्स में आ रहे हैं, क्या कहेंगे उनके हवाले से? देखिए ये तो अच्छी साइन भी है कि वो कमबैक कर रहे हैं, इंटरनेशनली उनको जो है एज अ प्लेयर इतना ज्यादा नहीं माना जाता जितना उनको एज अ कमेंटेटर पसंद किया जाता है। मुझे अच्छी तरह से याद है जब वो चेयरमैन पीसीबी बनने के बाद पहली दफा कराची का टूर कर रहे थे, तो नया नवाबाद में उन्होंने एक बात कही थी कि भाई ये तो आरजी सीट है, अगर ये चली गई तो अलग मैच बात है, लेकिन मैं बैकअप पे अपने लिए कमेंट्री के दरवाजे खुले रखूंगा, क्योंकि अगर यहाँ से रास्ता बंद होता है, दरवाजे बंद होते हैं, तो फिर मैं दोबारा आ सकूँ। बीच में कुछ मसले ऐसे हो गए थे जिसकी वजह से उनको जो है पाकिस्तान में कमेंट्री की इजाजत नहीं दी जा रही थी, लेकिन अब वो रिटर्न आ गए हैं। फॉर्मर चेयरमैन जो थे मैनेजमेंट कमेटी के, वो भी अपना दोबारा से टीवी में दिखाई देंगे। नेशनल सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, और अपना रमीज राजा का मुझे नहीं पता कि कौन सा असाइनमेंट पहला उनका जहाँ पे उनकी आवाज सुनाई देगी दुनिया भर में। बिल्कुल श्रीलंका में वो कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे आपको, बिल्कुल बिल्कुल नजर आएंगे। अच्छा अली भाई, ये भी बता दें कि जिस तरह नए चेयरमैन आए ज़का अशरफ साहब, उन्होंने मिसबा से भी बात की, हफीज से भी बात की, दीगर और प्लेयर से भी बात की, लेकिन एक नाम शायद वो लेना भूल गए या उनसे मुलाकात करना भूल गए, शोएब अख्तर। काफी मरासिम में शोएब अख्तर से रहे ज़का अशरफ के। देखिए अभी तक चेयरमैन साहब ने नई चार्ज संभाला है, मुलाकातें तो होती रहेंगी, और पता नहीं कितनी हिडन उनकी मीटिंग्स भी हुई हो जो सामने रिवील नहीं की जा रही। कुछ नाम आए, जैसे यूनुस खान से बात की, हफीज से रब्ता किया, दीगर खिलाड़ियों से बात हो रही है, कोई कह रहा है मोहसिन हसन खान से भी रब्ता हुआ है, पास में कुछ लोग कहते हैं आमिर शेख भी शायद दिखाई दे देंगे। तो अब भी उससे मुलाकातें हैं, हवा में तीर चलाने वाली बातें हमारी तरफ से भी कुछ सेंटिक। अच्छा, नई मैनेजमेंट कमेटी में आप मोहम्मद हफीज को कहाँ देख रहे हैं?
देखिए उनकी अभी तो कोई कंफर्मेशन सामने आई नहीं है, बातचीत तो सब जारी होती है। जाहिर सी बात है मोहम्मद हफीज वर्ल्ड क्लास बैटर ऑलराउंडर रहे तो वो भी अपनी शराइत सामने रखेंगे कि भाई मैं आजादाना तौर पर मैं काम करना चाहता हूँ, इतनी प्रेशर में नहीं आऊंगा, तो 10 बात तो उनकी तरफ से भी होंगी। अगर वो चीजें एडजस्टमेंट में आती हैं तो फिर यकीनन वो फिर चार्ज संभाल लेंगे। अदरवाइज वो अगर इस तरह से इंटरनेशनल लीग खेलते रहते हैं, दीगर चीजों में स्पेशली गोल्फ में वो एक्टिव दिखाई देते हैं, तो वैसे उनकी अपनी सरगर्मियां बरकरार रहेंगी। बिल्कुल अली हसन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। मजीद और भी बात कर लेते हैं। मुनरी साहब, जिस तरह हम बात कर रहे थे अली हसन से प्रैक्टिस सेशन के हवाले से, कितना अच्छा साइन होता है खासकर नौजवान क्रिकेटर्स के लिए जब कोई अगर देखने बैटर जो इस वक्त अगर अच्छी परफॉर्म कर रहा हो कौमी टीम में, रिजवान जिसने अपने जो साथी एक प्लेयर जो प्रैक्टिस सेशन में थे उन्हें बॉल दिया, फिर चैलेंज कबूल करने के लिए कहा लेकिन वो चैलेंज कबूल भी नहीं कर पाए, लेकिन उसके बावजूद जो है उन्होंने जो है शूज़ उस बच्चे को दिए। देखिए इस वक्त मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया था, फिर मैं दोहराऊंगा कि नेचर जो है ना इस वक्त हमारे खिलाड़ियों की बहुत ही पॉजिटिव है, नंबर 1। सेकंड नंबर पे देखें रियलाइजेशन जिसे कहते हैं, रियलाइज़ करना। इस वक्त हमारी एक बहुत बड़ी क्रिकेटर्स की और स्पोर्ट्समैन की इस वक्त तादाद है जो ये समझती है कि हम कहाँ थे और अल्लाह ने कहाँ हमें पहुँचाया है। देखिए बाबर आजम साइकिल पे बैठ के आ रहे हैं, बॉल पिकर बने हुए थे। रिजवान का इत्तेफाक है कि इमर्जिंग कप में मैं उनका लाइजन ऑफिसर था कर्नल नौशाद के साथ, तो वो कप्तान बने हुए थे। उस वक्त मैंने उनका एटीट्यूड देखा। तो खैर रिजवान तो मशहूर है माशाल्लाह कि वो बहुत इंकिसारी से रहते हैं और दीगर लोग भी। मैं समझता हूँ कि यही वो चीज़ है जिसको अल्लाह को भी पसंद है। और माशरे में सब हम क्यों अच्छी बात कर रहे हैं, हमारे की तारीफ क्यों कर रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को पॉजिटिव अंदाज में लिया है। और देखें जो बच्चा अभी कुछ नहीं है आज वो चीज़ लेके जा रहा है, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने उसको मौका दिया कल को आएगा तो वो बोलेगा कि यार मैं एक ज़माने में था रिजवान ने, मैं कुछ भी नहीं था, रिजवान ने ये किया। जैसे एक खिलाड़ी की मिसाल दूँ कि बहुत बड़े खिलाड़ी पाकिस्तान के हों या दुनिया के, खुद पाकिस्तान के क्योंकि करीब हूँ मैं खिलाड़ियों के और रहा हूँ, तो मैं आपको बताऊँ कि खिलाड़ी उसको बहुत पसंद करता है जिसने मैं कुछ नहीं था और एक उसने जो है टाइटल पेज पे उसकी तस्वीर रिसाले ने दे दी। उस एंकर को और उस टीवी चैनल को बहुत ही पसंद करता है जो कुछ नहीं था और उसको हाईलाइट करने के लिए, बूस्टअप करने के लिए उसको मौका दिया गया। वो इंटरव्यूअर जिसने उसका इंटरव्यू जब लिया जब वो अंडर 19 या बहुत ही लो लेवल पे था, तो ये बड़ी बात है कि वो खिलाड़ी आगे चल के जब पाकिस्तान के या किसी जगह रिप्रेजेंट करेगा तो इन खिलाड़ियों को वो एंडोर्स करेगा। लेकिन इन खिलाड़ियों की बड़ापन है कि इन्होंने अब समझ लिया है कि अल्लाह ने जो हमें मुकाम दिया है, इस मुकाम की बेहतरी इसी में है कि हम नीचे वाले को, कमज़ोर को या अपने जूनियर्स को इज़्ज़त दें। जो अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी उसको हम ट्रांसफ़र करें। इसी तरह जो उनकी परफॉर्मेंस है, जैसे सरफराज हैं, दीगर लोग हैं, वो भी अब इस बात के समझ लीजिए कि मैंने अभी एक तो प्राइवेट एकेडमी देखी है कि इसमें बड़े खिलाड़ी जाके जो है वो सोशल मीडिया पे भी खैर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग एकेडमी ज्वाइन करें, लेकिन वहाँ जाके भी पर्सनल जो फिज़िकली आते हैं, उसका मतलब यह है कि वो समझते हैं कि हमारे अंदर जो अल्लाह ताला ने दिए सलाहियत हम डिलीवर करेंगे तो हमें मुकाम बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखाई देगा। प्रोग्राम में टाइम कम है। फरहान फरीद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुनीर अली काजी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।